हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में स्टाफिंग प्रोसेस की, ठीक है ना। वहीं से चर्चा को शुरू करेंगे। बस एक स्टेप मैं रिपीट कर दूंगा जो स्टाफिंग प्रोसेस में चल रहा था, लास्ट नंबर पे हुआ था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है ना। बेटा स्टाफिंग प्रोसेस में कुछ याद करा देता हूँ बस फटाफट से। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था, याद है। Number of employee as well as type of employee. Then recruitment, which is known as positive step in the staffing process. Then selection, negative step in the staffing process. Placement and orientation. Orientation मतलब familiar कर दिया employee को. Then बेटा training and development. बेटा ट्रेनिंग जनरली एक small aspect, ट्रेनिंग जनरली रिलेटेड टू योर जॉब पोजीशन होती है, लेकिन बेटा डेवलपमेंट का जरूरी नहीं है जॉब पोजीशन से कोई लेना देना हो। याद है बेटा मैं बात कर रहा था, आप एज अकाउंटेंट अपॉइंट हुए हो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में आपकी प्लेसमेंट हो चुकी है। आपको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप सॉफ्टवेयर चलाना सीख जाओ ऑर्गेनाइजेशन का। ये बेटा ट्रेनिंग ही है, क्योंकि आपकी जॉब पोजीशन से रिलेटेड है, एक ही फील्ड में होगी, ठीक है ना। लेकिन बेटा आपके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स या इंग्लिश स्पोकन प्रोग्राम ये ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है, इसका आपकी जॉब से कोई लेना देना नहीं है, ये डेवलपमेंट है। क्लियर है, समझ में आ गई थी बात। चलो जी बात परफॉर्मेंस अप्रेजल। बेटा परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। बेटा हमें ट्रेनिंग दे चुके हैं, सब जितने भी मार्क्स के उसको ट्रेनिंग दे, सॉफ्टवेयर चलाना सिखा दिया, बेसिक अकाउंटिंग आती थी भाई साहब अकाउंटेंट। अब वो जॉब नहीं हो चुके हैं करते हुए 8 से 10 महीने हो चुके हैं। अब बेटा जो उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करनी, ट्रेनिंग दे दी, जो सिखाना था सिखा दिया। अब बेटा क्या करना है, बेटा 8-10 महीने वो जॉब पर रह चुका है, 2-3 महीने की ट्रेनिंग हुई थी, इस साल से ऊपर जा चुका है। परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करो, जब आप इवैल्यूएट करोगे इस सर्टेन प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। बेटा ये प्रीडिटरमाइंड, बेटा ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो एचआर के दिमाग में फिट हुए हैं। जो आपकी परफॉर्मेंस चेक की जाएगी ना, इन स्टैंडर्ड के अगेंस्ट चेक की जाएगी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर काम ही बेटा ऐसा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, सारा दिन एम्प्लॉइज के टच में रहता है, पूरी जिंदगी बिता दी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज के टच में ही रहना उसका काम है। बेटा वो बहुत अच्छे से जानता है किस पोस्ट पर कितना काम हुआ होना चाहिए, कितने टाइम पीरियड में, उसने देखा अब क्या करेगा बेटा, वो इन स्टैंडर्ड के अगेंस्ट, उसके दिमाग में स्टैंडर्ड है, उसके अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंस को चेक करेगा। मान लो उसके दिमाग में एक आइडिया है कि जिस पोस्ट पे अकाउंटेंट बैठा है एक दिन में कम से कम 1500 डेटा एंट्री होनी चाहिए, 1500 एक दिन में। उसने क्या किया, उसने भी भाई साहब आज परफॉर्मेंस रजिस्टर आपका मंगा लिया उस आपके सुपरवाइजर से, और बेटा चेक करने लगा कि आपकी परफॉर्मेंस उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है भी या नहीं। दिस इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। हो सकता है बेटा कोई एम्प्लॉय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, पहले हमने उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग दी कि क्या क्या काम होते हैं, और उसके बाद बेटा अगेन सर्टेन प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड, कि इस पोस्ट पे रोज की 20 यूनिट बननी चाहिए, यानी कि लगभग महीने में अगर 25 वर्किंग डे है तो 500 यूनिट महीने रजिस्टर मंगा लिया, उसकी परफॉर्मेंस लाओ। जब टोटल हुआ, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, हो सकता है बेटा परफॉर्मेंस एग्जैक्टली 6000 हो सकता है बेटा 6000 से भी एक्सीड कर गई, और हो सकता है बेटा 6000 से कम, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जा रहा है अगेंस्ट सर्टेन प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। बेटा डोंट कंफ्यूज विद द वर्ड प्रमोशन।
ठीक है ना, हेडिंग का नाम जरूर प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग है, इसका मतलब प्रमोशन की होगा, ठीक है, नाम से कंफ्यूज नहीं होना। इफ योर अप्रेजल रिपोर्ट इज एक्सीलेंट, दिमाग में चल रहा है चाहे 7,000, 7,500, 8,000, आपके अप्रेजल रिपोर्ट इज एक्सीलेंट, यू डिजर्व प्रमोशन, तो बेटा इस केस में आपको प्रमोशन दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके अप्रेजल रिपोर्ट बहुत कुछ कह रही है। इसलिए ज्यादातर देखते हो आप ऑर्गेनाइजेशन में जो पहला प्रमोशन होता है वो सबसे जल्दी होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपकी पहली परफॉर्मेंस। समझ में आई बेटा बात बाबू? अच्छा, हर में अप्रेजल रिपोर्ट एक्सीलेंट तो नहीं हो सकती, हो सकता है बेटा आपकी अप्रेजल रिपोर्ट खराब हो, बननी चाहिए थी 6,000 बनाई 5,000, अब क्या बेटा बाबू, दो में से एक, या तो आप ट्रांसफर कर दिए जाओगे किसी दूसरे डिपार्टमेंट में। अगर आप कैपेबल लगते हो, कॉम्पिटिटिव लगते हो ऑर्गेनाइजेशन को, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है बेटा, ज्यादातर आपका ट्रांसफर कर देती है, ठीक है ना बाबू। ट्रांसफर और डिमोशन में भी एक बात है, देखो ट्रांसफर का मतलब होता है बेटा हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय, कि आपकी पोस्ट नहीं बदलेंगे, आपकी रैंक नहीं बदलेंगे, बस आपको दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, ठीक है ना, कि चलो आपका, हमें लग रहा है कि आप कैपेबल तो हो पर आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मन नहीं लग रहा, तो आप एक काम करो, सेल्स संभाल लो या मार्केटिंग संभाल लो, लेकिन उसी रैंक पे रह जाओगे आप, ट्रांसफर हो जाएगा आपका बस, ठीक है ना। लेकिन बेटा अगर ऑर्गेनाइजेशन को लग रहा है कैपेबल भी नहीं हो, कॉम्पिटिटिव भी नहीं हो, तो बेटा डिमोशन ही होगा। डिमोशन मतलब जिस रैंक जिस पोजीशन पे काम करते हो उससे लोअर रैंक लोअर जॉब पोजीशन पे मिला, तो बेटा तीनों पॉसिबिलिटी हैं। अप्रेजल रिपोर्ट बढ़िया है तो बेटा प्रमोशन होगा, अप्रेजल रिपोर्ट खराब है या तो ट्रांसफर या डिमोशन। क्लियर है बेटा? समझ में आई बेटा बात? बाबू 8 कंपनसेशन, देखो बेटा अभी ना मैं एक बात बोल देता हूं, उसका पढ़ने के टाइम काफी कुछ क्लियर कर दूंगा, नोट्स में हर चीज ऐसे ही लिखी हुई मिल जाएगी, पर पढ़ना आपको घर, ठीक है ना। मैं बहुत कुछ एक्स्ट्रा कराना चाहता हूं, मैं इसको ही पढ़वाता रहूंगा कितनी बार, मेरे को तो नहीं मजा आ रहा उस चीज में, इसको तो घर पे पढ़ो थोड़ा सा, ये वाला चीज पोस्टपोन रखो मेरी तरफ से, ठीक है जी। बहु 8th वन इज कंपनसेशन, बेटा अब एम्प्लॉई है, फ्री में काम तो नहीं करेगा ना, वो आता बेटा सैलरी के लिए, वो आता बोनस कमीशन के लिए। बेटा कंपनसेशन क्या होता है, ऑल फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड गिवन टू एम्प्लॉय, ऑल फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड, किसी भी तरीके का आप एम्प्लॉय को कोई भी रिवॉर्ड दे रहे हो वो कंपनसेशन का पार्ट है। और बेटा अगर आप देखोगे तो कंपनसेशन के मैंने दो पार्ट किए हुए हैं, डायरेक्ट कंपनसेशन और इनडायरेक्ट कंपनसेशन। बेटा मैं बड़ा कम शब्दों में ना इसका डिफरेंस बता देता हूं आपको, ज्यादा परेशान नहीं करते। डायरेक्ट कंपनसेशन क्या होती है बेटा, जो आज मिलेगी और कैश मिलेगी, ठीक है। इनडायरेक्ट क्या होती है, या तो बेटा आज नहीं मिल रही या बेटा कैश नहीं मिल रही, ठीक है ना। एग्जांपल बेटा सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन आज अभी और नगद मिलते हैं, डायरेक्ट कंपनसेशन। इनडायरेक्ट कंपनसेशन क्या है, या तो आज नहीं मिल रही फ्यूचर में तो नहीं मिलेगी, या कैश नहीं मिल रही। LIC, आपका बेटा LIC से लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रही है ऑर्गेनाइजेशन, भगवान न करे आपको कोई दिक्कत होगी तो ये पैसे मिलेंगे आपको फ्यूचर में, सर नगद ही मिलेंगे पर आज तो नहीं मिल रहे ना। मैंने क्या बोला, इनडायरेक्ट क्या है, या तो आज नहीं मिल रहे या कैश नहीं मिल रहे, आज नहीं मिल रहे, ठीक है ना, मिलेंगे कैश जब मिलेंगे, पर आज तो नहीं मिल रहे ना, जब कुछ होगा तब देखेंगे ना। सामने देखो, अमान छोड़ दो, तो बस आप सामने देखो, कुछ नोट्स नहीं चाहिए अभी। चलो बेटा, या तो आज नहीं मिल रहा होता डायरेक्ट में आज मिल रहा होता और कैश मिल रहा होता, इनडायरेक्ट में या तो आज नहीं मिल रहा होता या कैश नहीं मिल रहा होता। एग्जांपल दे दिया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का मैंने। दूसरा एग्जांपल, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू PF, बेटा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके PF में, नगद कर रहा है, कैश कर रहा है, आज मिल रहा है, कब मिलेगा, जब रिटायर हो जाओगे, ठीक है ना। एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन, आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया,
एम्प्लॉयर के फ्लैट में रह रहे हो, ठीक है ना जी। सर कैश मिल रहा है, आज तो मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो या तो आज नहीं मिलेगी इनडायरेक्ट कंपनसेशन या कैश नहीं मिलेगी। देखो ये जो मैं वर्ड बोलता हूं ना, ये लिखे किसी किताब में नहीं होते, ये जिंदगी का एक्सपीरियंस है बस, ठीक है ना, उससे आसान हो जाती है चीजें। ठीक है, बढ़ाऊं बात को आगे, चलो जी। लो जी बाबू, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, सब सामने देख रहे हैं बेटा। बाबू कोई बोलेगा नहीं, देखो मैं ऑलरेडी बहुत इरिटेट हो चुका हूं इस चीज को। बाबू स्टाफिंग प्रोसेस में ना अभी हमने 3 स्टेप पढ़े थे, ठीक है ना। एक रिक्रूटमेंट की मुझे डिटेल्ड बात करनी है, एक 3rd नंबर पे स्टेप पढ़ा था सिलेक्शन, उसकी डिटेल्ड बात करनी है, एक 5th नंबर पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है बाबू। ये 3 स्टेप बहुत डिटेल्ड है मेरे कोर्स में, एक रिक्रूटमेंट, दूसरा सिलेक्शन, तीसरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जब ये तीनों खत्म कर देंगे तो समझ लेना चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है जी। और कोशिश करेंगे बेटा इन पे सिर्फ 3 ही दिन लगाएंगे, ठीक है ना, बाकी बातें पास्ट ईयर क्वेश्चंस की ज्यादा करेंगे, ठीक है। लो बेटा मैं शुरू कर रहा हूं टॉपिक रिक्रूटमेंट, सुनना और समझने की कोशिश करना। बेटा रिक्रूटमेंट को ना मैं एक नाम दे रहा था जब मैं स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ा रहा था। रिक्रूटमेंट इज नोन एज पॉजिटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस। बेटा हम इसे पॉजिटिव स्टेप क्यों बोलते हैं स्टाफिंग प्रोसेस में? मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मान लो बेटा मेरी ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल, ठीक है, 5 टीचर की वैकेंसी निकली है। रिक्रूटमेंट के टाइम पर बेटा मैं उस वैकेंसी को वाइडली एडवर्टाइज करता हूं। कितना एडवर्टाइज करना चाहता हूं? मैं चाहता हूं दुनिया के सभी टीचर्स मेरे स्कूल में आ जाएं इंटरव्यू देने के लिए, सब आ जाएं सिलेक्शन टेस्ट के लिए। सिर्फ 5 वैकेंसी हैं और मैं चाहता हूं चाहे 500 लोग आ जाओ, सारी दुनिया आ जाओ, मेरे स्कूल में ही आ जाओ, अप्लाई करो जॉब के लिए। मैं ऐसा क्यों चाहता हूं कि 500 आ जाओ, 5000 आ जाओ? क्योंकि बेटा जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने ज्यादा चांसेस है मुझे एक सुटेबल कैंडिडेट मिलेगा फॉर द जॉब। मैं कहूं बेटा 5 टीचर की वैकेंसी है, 5 नहीं अप्लाई किया तो बेटा वो समझौता होगा, उसे सिलेक्शन नहीं कहते मेरी भाषा में, वो तो आप समझौता करोगे। लेकिन कहूं 500 लोगों ने अप्लाई करा और आपको 5 का ही सिलेक्शन करना है, तो सर बड़ी सिंपल सी बात है, जो 5 लोग सेलेक्ट होंगे ना, जो 495 को पीछे छोड़कर आए होंगे, शायद बेटा बहुत कुछ रखते होंगे अपने अंदर। समझ में आ रहा है? तो रिक्रूटमेंट को हम बोलते हैं पॉजिटिव स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस, क्योंकि इस टाइम पर हम चाहते हैं हर एक को मोटिवेट करते हैं कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई कर दे तू, ठीक है जी। अब बेटा रिक्रूटमेंट 2 तरीके से होती है, वन इज इंटरनल सोर्सेस एंड अदर वन इज एक्सटर्नल सोर्सेस। बेटा जिस पे टाइम लगाना होगा मैं खुद लगा दूंगा, आपको परेशान आने की जरूरत नहीं है, नोट्स में सब पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा। बेटा इंटरनल सोर्सेस क्या होते हैं और एक्सटर्नल सोर्सेस क्या होते हैं समझने की कोशिश करना। कई बार क्या होता है, जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकलती है और बेटा जो मेरे को कैंडिडेट चाहिए होता है, जिस रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के साथ चाहिए, जिस एक्सपीरियंस के साथ चाहिए, वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंसान खुद ही अवेलेबल है। और कई बार ऐसा होता है बेटा जो इंसान मुझे चाहिए, जितनी क्वालिफिकेशन के साथ चाहिए, जितने एक्सपीरियंस के साथ चाहिए, वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है ही नहीं। तो बेटा अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किसी इंसान को उठा लूं तो बेटा मैं बोल दूंगा इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही मैंने रिक्रूटमेंट फिल कर दी। और बेटा अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर चला जाऊं तो उससे मैं बोलूंगा एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। लो जी, इसको मैं डिटेल समझा देता हूं, मेरा कहने का मतलब क्या है। बेटा ऐसा हो सकता है कि नहीं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल, एक टीचर ना 11th-12th में इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, ठीक है, आज उसने रिजाइन कर दिया, मुझे एक रेजिग्नेशन लेटर पकड़ा के दिया कि मैं कल से छोड़ना चाहता हूं जॉब, ठीक है। मुझे एक टीचर चाहिए 11th-12th इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए, जो इंसान बीए इकोनॉमिक्स हो, एमए इकोनॉमिक्स हो, बीएड की हो उसने, उसको टीचिंग का 15 साल का एक्सपीरियंस हो। मैं एक ऐसा टीचर चाहता हूँ 11th-12th पढ़ाने के लिए अपनी स्कूल में, ठीक है जी। मेरी स्कूल में टीचर 9th-10th को एसएसटी पढ़ाता है, वो बीए एमए इकोनॉमिक्स है,
वो बीएड भी है, उसको टीचिंग एक्सपीरियंस 15 साल से भी ऊपर है। ठीक है जी। क्या बेटा जो कैंडिडेट मुझे जिस रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जिस एक्सपीरियंस के साथ चाहिए वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है कि नहीं है? है। अगर मैं उसको कहूं कि तू ही हायरार्की में मूव कर जा, तू ही कल से 11th 12th को पढ़ाना शुरू कर दे, तो बेटा इसे ही मैं बोलता हूं इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है। और मैं कहूं बेटा जो कैंडिडेट मुझे चाहिए वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है और मैं ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाके उसको ढूंढ के लेकर आऊंगा, तो उसे मैं बोलूंगा बेटा एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। समझ में आ रही है बेटा बात? बेटा इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट दो तरीके से हो सकता है, वन इज ट्रांसफर एंड अदर वन इज प्रमोशन। एक तो हो सकता है ट्रांसफर होना, एक हो सकता है प्रमोशन होना। अब बेटा इन दोनों का नाम पेपर में डायरेक्टली ये तो आता नहीं कभी भी, ना ट्रांसफर वर्ड आता ना प्रमोशन आता। बेटा ट्रांसफर इज नोन एज हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय एंड प्रमोशन इज नोन एज वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय। क्या कहने का मतलब है बेटा, आराम से सुनो और समझो। बेटा ये लेवल्स का चार्ट है जो हमने कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। मैं तो सबसे लास्ट में शुरू करता हूँ, ठीक है ना। मैंने तो बिल्कुल आखिरी टाइम पे बताया था आपको जब चैप्टर 1 कराया था, पर आपने कभी ना कहीं पढ़ा है। बेटा ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर का मतलब होता है बेटा आप लोअर लेवल पे काम करते थे, किसी और डिपार्टमेंट में काम करते थे, अभी भी बेटा लोअर लेवल पे ही काम करोगे, बस आपका डिपार्टमेंट बदल दिया गया। ट्रांसफर का मतलब है बेटा आपको एक जॉब से दूसरी जॉब पर ले गए हैं, लेकिन आपका जॉब पोजीशन जॉब प्रोफाइल गिराया नहीं हमने, सेम रैंक पर गए हो, सेम पोजीशन पर गए हो, बस दूसरे डिपार्टमेंट में ही तो गए हो। और प्रमोशन का क्या मतलब है बेटा? बेटा प्रमोशन का मतलब है लोअर लेवल पे काम करते थे अब मिडिल लेवल मिल गया, मिडिल लेवल पे काम करते थे अब लोअर लेवल मिल गया। प्रमोशन रेफर्स टू एज वर्टिकल शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय और बेटा ट्रांसफर क्या है? हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय। इन दोनों में और क्या डिफरेंस है बेटा? ट्रांसफर से ना तो आपकी रैंक बदली ना जॉब प्रोफाइल बदली, ज्यादातर पे पैकेजेस भी नहीं बदलते, फैसिलिटी भी नहीं बदलती, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं बदलती, एवरीथिंग रिमेन कांस्टेंट, बस डिपार्टमेंट बदल गया। और बेटा प्रमोशन से रैंक बढ़ गई, अथॉरिटी भी बढ़ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई, पे पैकेजेस भी बढ़ गए, फैसिलिटी भी बढ़ गई, हर चीज बढ़ जाएगी। समझ में आई बेटा बात? क्लियर है? ट्रांसफर और प्रमोशन दोनों वर्ड क्लियर हुए? बढ़ाएं बात को आगे। बेटा एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में बेटा एक नहीं 10 मेथड है। ठीक है जी, लिखूंगा कोई नहीं बोर्ड पर, लेकिन हाँ सभी समझा दूंगा और आज ही समझाने टारगेट आज का ही है। ठीक है जी। मैंने कहा पहले ही कह दिया था टॉपिक शुरू करते ही, इस चीज पर टाइम लगाना है खुद से लगा दूंगा, टेंशन नहीं है, इस पे नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। सामने देखते रहो बेटा, 45 नहीं होने यहाँ पर, ये 10 पूरे होंगे उससे पहले। बेटा सबसे पहले नोट्स में सेकंड नंबर पे एक हेडिंग दी गई है एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में कैजुअल कॉलर्स। जिसके पास नोट्स नहीं है भी चाहिए भी, आपने भी क्या करना है, ठीक है ना। एक आध हेडिंग में अगर मैं फंसूंगा तो आपसे पूछ लूंगा क्या रह गई, वरना पूरी कर ही दूंगा। ठीक है जी। बेटा हेडिंग का नाम है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स क्या होता है, आराम से सुनना और समझने की कोशिश करना। बेटा इंडिया जैसी कंट्री जहां इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, ज्यादातर आप लोगों को पता है कैसी एक्टिविटी करते हुए देखते हो, जैसे कोई इंसान क्वालिफाइड होता है कहीं ना कहीं, एक जो भी क्वालिफिकेशन जो भी पढ़ाई कर रहा था वो पूरी होती है, वो सबसे पहले अपने रिज्यूमे तैयार करता है और कहीं ना कहीं जॉब के लिए अप्लाई करने की कोशिश करता है। मैं कहता हूँ बेटा एक इंसान ने ना आज बीटेक क्वालिफाई कर ली, ठीक है, उसने अपना रिज्यूमे तैयार किया और एक ऑर्गेनाइजेशन में गया कि इस इंजीनियर की पोस्ट वैकेंट है क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में? सामने से रिप्लाई आया अभी तो कोई वैकेंट नहीं है, तो उसने रिज्यूमे छोड़ दिया कि कोई दिक्कत नहीं, आप रिज्यूमे रख लो, जब भी पोस्ट वैकेंट होगी आप हमें बता देना। ठीक है। और आप समझ सकते हो बेटा कितनी क्वालिफिकेशन, ऐसे कितने लोग हैं जो जगह जगह एक नहीं 50-50 100 जगह रिज्यूमे डालते हैं, ठीक है ना, उसके बाद कहीं जॉब लगती होती है उनकी। ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन क्या आ आप एंगल से सोचो, मैंने आपको ये शायद याद करो मेन बैच में कभी बात भी की थी आपसे
कि मैं देखता हूं एक एक स्कूल में एक एक दिन के 10-10 रिज्यूमे आते हैं, एक छोटे छोटे स्कूल में। अब सोच कर देखो बेटा, 3650 टीचर के रिज्यूमे एक साल में इकट्ठे होते हैं, एवरेजली बोल रहा हूं मैं आपको। ये सहारनपुर सिटी के हाल है सिर्फ 3650 रिज्यूमे। बेटा ये है क्या, ये रिज्यूमे, ये डेटाबेस है बेटा अनकॉल्ड एप्लीकेंट्स का। इनको आज तक हमने कॉल नहीं करी, इनको आज तक हमने बुलाया नहीं, क्योंकि वैकेंसी नहीं निकली। और मैं बोलता हूं आज मेरे स्कूल में 11-12 पढ़ाने वाले टीचर जो इकोनॉमिक्स पढ़ाता था वो पोस्ट वैकेंट हो गई। मैंने उठाकर देखने शुरू करे सारे रिज्यूमे, कौन कौन एलिजिबल है इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए। उन 3650 रिज्यूमे में से 25 रिज्यूमे ऐसे निकल गए जो इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए एलिजिबल थे। मैंने कॉल उठाई और सबको कॉल मिला दी कि फला फला दिन आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, आओ और जॉब के लिए आ जाओ। ये क्या कर रहा हूं बेटा, मैं कैजुअली कॉल कर रहा हूं, इसी का नाम पड़ गया कैजुअल कॉलर्स। ठीक है ना। कैजुअल कॉलर क्या बेटा, अनकॉल्ड एप्लीकेंट का डेटाबेस, जिनको मैं कैजुअली कॉल कर देता हूं उठाकर, अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स का डेटाबेस। समझ में आया कैजुअल कॉलर क्या चीज है। ठीक है जी। अब एक और बात समझने की कोशिश करना बेटा, इंटरनल सोर्सेस में पैसा लगता है क्या, फटाफट ये बताओ मेरे को इधर देख के। इंटरनल सोर्सेस में पैसा लगता है क्या? नहीं भाई, मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूं, मुझे एक 9-10 के टीचर को कहना कल से तूने 11-12 पढ़ानी है, पैसा लगा मेरा ये बोलने में। या 9-10 का टीचर है, एसएसटी पढ़ाता है, कल से मैंने उसे कहा कि तू साइंस भी पढ़ाएगा, ट्रांसफर कर दिया, सेम रैंक पर ट्रांसफर कर दिया, पैसा लगा मेरा बोलने का। इंटरनल सोर्सेस बेटा जनरली कॉस्टली नहीं होते, इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। एक्सटर्नल सोर्सेस बेटा नॉर्मली महंगे होते हैं, लेकिन अगर उसमें आप कैजुअल कॉलर को देखो, ये सबसे सस्ता है। कैजुअल कॉलर में भी पैसा नहीं लगता, लेकिन जनरली ये महंगे होते हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है ना। कैजुअल कॉलर एक एक्सेप्शन है, वरना ये महंगे होते हैं। क्लियर है बेटा बात, पक्का से समझ में आती है बेटा। थर्ड हेडिंग नोट्स में है एडवर्टीजमेंट, और बेटा 9th हेडिंग है एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन। बेटा 9th वन इतनी स्पेसिफिक है, जब उसने बोल दिया एड ऑन टेलीविजन, तो बेटा थर्ड में मैं सभी जगह के एड की बात करूंगा, पर टेलीविजन के एड की बात नहीं करूंगा। यानी कि थर्ड का सिंपल सा मतलब हो गया एड ऑन न्यूज़पेपर, एड ऑन बिजनेस मैगजीन्स। ठीक है बेटा, एक बात है बड़ी सिंपल सी, आज की तारीख में भी अगर आप न्यूज़पेपर देखो तो क्लासिफाइड करके एक पेज आता है बेटा, ठीक है ना, जहां सारी जॉब वैकेंसी निकली होती लिखी होती हैं बेटा। मैं कहता हूं इन द मॉडर्न डेज टू, आज बहुत मॉडर्न डे आ चुके हैं बेटा, तब भी बेटा उस पेज ने ना अपनी यूटिलिटी नहीं खोई, पूरा फिल है। लोग आज भी वैकेंसी निकालते हैं बेटा उसके थ्रू, ठीक है ना। ये एड ऑन बिजनेस न्यूज़पेपर, बस इतनी सी बात है। एड ऑन टेलीविजन की बात कर लेता हूं सर। मैं आपसे हमेशा ये बात बोलता हूं, मैंने मेन मैच में बोली थी कि मैं नहीं देखता कि कोई भी ऐसी कंपनी हो जो बेटा टीवी ऐड करती हो अपनी वैकेंसी को लेकर। एक टीवी ऐड आपको बेटा कॉस्ट करता है कई करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़। एक अच्छे न्यूज चैनल पे आप ऐड कर दो तो 3-4-5 करोड़ चाहिए आपको, ठीक है ना। आप अपनी अगर टॉप लेवल की भी वैकेंसी निकली है, चाहे रिलायंस में निकली है, मुझे नहीं लगता वो 3 करोड़ खर्च करके अपनी वैकेंसी को एडवर्टाइज करेंगे। सिर्फ ये बताएंगे कि ये पोस्ट वैकेंट है, इस क्वालिफिकेशन के लोग अप्लाई करें या इस एक्सपीरियंस के साथ लोग अप्लाई करें। सर मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन हाँ अप्लाई एक जना ऐसा है जो बेटा हमारे देश में टीवी ऐड देकर वैकेंसी को एडवर्टाइज करता है। वो बेटा एयरफोर्स है, वो नेवी है, यानी कि बेटा हमारी सारी सेनाएं वो करती हैं ऐड। मैंने तो उन्हीं का ऐड देखा आज तक, बाकी मैंने कोई ऐसी एंटिटी का ऐड देखा नहीं, ठीक है जी। बस ये इसकी कहानी ना बस थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, कहने का मतलब ये है। 3 बातें क्लियर हो गई, ठीक है बेटा। बिल्कुल 10th नंबर की बिल्कुल लास्ट हेडिंग है वेब पब्लिशिंग। बेटा कुछ वेबसाइट्स हैं आज की तारीख में जो जॉब दिलाने का काम करती हैं,
और बेटा प्लेटफॉर्म फीस भी चार्ज कर लेती हैं, जस्ट लाइक naukri.com, jobstreet.com, monster.com। सबसे ज्यादा फेमस है बेटा naukri.com। ठीक है ना, सबने कभी ना कभी नाम सुना है। ठीक है ना, एक प्लेटफॉर्म फी खर्चो बेटा, रजिस्टर हो जाओ और कहीं ना कहीं बेटा फिर नौकरियां मिलने लगेगी। ठीक है ना, मॉडर्न टाइम में बेटा इसका कहीं ना कहीं बेटा बहुत ज्यादा यूसेज पड़ा। ठीक है ना, अब बेटा वो कहानी जो पुराने तरीके से हम रिक्रूटमेंट करते थे कम होने लगी, वेब पब्लिशिंग आईओस बढ़ने लग गया। ठीक है, 4 बातें, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो जी, अब मैं करता हूँ टाइम खर्चने वाली एक बात, लेबर कॉन्ट्रैक्ट। बाबू आपको ना, जब आप सुन रहे हो मेरे से एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, तो बहुत कुछ दिमाग में रखना है। जैसे मैंने बोल दिया क्या सस्ता है, कैजुअल कॉलर सस्ता है, तो कई बार पेपर में एमसीक्यूज यहीं से बनकर आ जाते हैं कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है एक ऐसा जो बहुत सस्ता है। ठीक है ना, और आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाएंगे। ऐसे ही बेटा मैं कुछ ना कुछ और बोलता रहूंगा, सबके बारे में वो ढंग से सुनना। लेबर कॉन्ट्रैक्टर का बेस क्या है पहले ये समझो। पहली बात बेटा, जब आपको बहुत इमरजेंसी में बहुत टाइम की शॉर्टेज है और आपको हजारों में एम्प्लॉइज चाहिए, तो बेटा सिर्फ एक सोर्स है, सिर्फ एक सोर्स जो आपको बहुत शॉर्टेज ऑफ टाइम में, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा एम्प्लॉय दे सकता है। इट इज लेबर कॉन्ट्रैक्टर ओनली, ओनली अ लेबर कॉन्ट्रैक्टर, कोई नहीं दे सकता। मैं कहूं बेटा डीएलएफ के पास 3000 परमानेंट एम्प्लॉइज हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम आपसे हाईवे कंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं, डीएलएफ 2000 एम्प्लॉय लगा दो इस हाईवे पे। तो उसने कहा मेरे पास 3000 एम्प्लॉय हैं ऑलरेडी, कहीं ना कहीं सब एंगेज्ड है, 1000 एक खाली है, 1000 बेच दूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा नहीं नहीं, हमें तो 2000 ही चाहिए, 1000 और चाहिए। बेटा अगर मैं कहूं एक दिन में 1000 एम्प्लॉय चाहिए आपको, कल से आपको कॉन्ट्रैक्ट शुरू करना है, वो कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है, कोई और दे सकता है क्या? सर कोई नहीं दे सकता, लेकिन लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपको हमेशा 1000 एम्प्लॉय दे सकता है। ठीक है ना जी, इसका सबसे ज्यादा लेबर कॉन्ट्रैक्टर रियल एस्टेट की फील्ड में ही फेमस होते हैं। ठेकेदार हम बोलते नहीं है बेटा, घर पे भी हम ज्यादातर बेटा अपने ठेकेदार को ही काम देना चाहते हैं कि ठेकेदार तू आजा, 25 एम्प्लॉय तेरे नीचे काम करेंगे, हमारी सैलरी है, तू देख कितना काम निकलवाना है तूने एक दिन में, हम तो तुझे पैसे देंगे, तुझे जानते हैं। करते हैं ना, ऐसा ही करते हैं। रियल एस्टेट की फील्ड में फेमस है। लेकिन इससे भी अच्छा मैं एक एग्जांपल देता हूं बेटा, अगर आप कभी किसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाओ ना, तो बेटा आपको ना जगह जगह दीवार पे नजर आएगा लेबर कॉन्ट्रैक्टर का नंबर, नाम लिखे होंगे, नीचे लिखा होगा लेबर कॉन्ट्रैक्टर और नंबर। ये बेटा क्या क्या पर्सन होते हैं, क्या काम करते हैं ये लेबर कॉन्ट्रैक्टर, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। मान लो आज आपने इंडस्ट्रियल एरिया में एक नई फैक्ट्री शुरू करी, आपने खुद नहीं, और आज एक इनॉग्रेशन कर दिया अपनी फैक्ट्री का, 50 एम्प्लॉय आपको चाहिए। सब ज्यादातर आप इंडस्ट्रियल एरिया देखते हो रेजिडेंशियल इलाकों के पास नहीं होते, या तो शहरों के आउटस्कर्ट में, क्योंकि अलाउड नहीं होता बेटा शहर के बीच में फैक्ट्री लगाना, या तो शहरों के बाहर है, या बेटा जंगलों में ही है। कई इंडस्ट्रियल एरिया के एग्जाम्पल होंगे आपके सामने। ठीक है ना, हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ भगवानपुर वाला इलाका, ठीक है ना, शहर के बिल्कुल बाहर है, अंदर जाकर है। अब बेटा लेबर कॉन्ट्रैक्टर का आपने नंबर देखा, आपने उससे कॉल मिलाई, आपने कहा अच्छा भाई बात कर, चल मुझे 50 एम्प्लॉय की जरूरत है। ये कैसे लोग होते हैं बेटा, ये ना अपने गांव के ना प्रधान होते हैं, और कुछ नहीं होता है, और एक इन्फ्लुएंस रखते होते हैं पूरे गांव पर। ठीक है जी, ऐसे होते हैं ये लोग। आपने उससे कहा कि जॉब चाहिए, 50 लोगों को चाहिए हमें, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, 50 कल आ जाएंगे, तय कर लो मेरे साथ सैलरी क्या दोगे। आपने तय कर लिया एवरेजली सैलरी होगी 10,000 रुपए महीना सबकी, यानी कि 5 लाख देंगे। ये क्या करता है, ये इंसान लेबर कॉन्ट्रैक्टर गांव जाता है, हर घर से एक एक दो दो नौकरी वाले उठाता है, कल से नौकरी पे ले आएगा, 50 के 50 लोग ले आएगा, एक ही दिन में ले आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा इन्फ्लुएंस रखता है। अब होगा क्या, किसी को तय करके लाया होगा 8,000 रुपए, किसी को 8500 पे, किसी को 9,000 पे। सैलरी किस कौन लेगा, खुद देगा सबकी, 5 लाख खुद बांटेगा अपने हाथ से, क्योंकि दिखाना है ना वो इन्फ्लुएंस खत्म ना हो जाए किसी भी तरीके से। तो सर देखो, इनके थ्रू रिक्रूटमेंट करने का पहला फायदा, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा एम्प्लॉय आ जाते हैं। लेकिन एक नुकसान, हर चीज का सर फायदा नहीं होता। अगर गलती से आपकी लेबर कॉन्ट्रैक्टर से लड़ाई हो गई, तो जितने एम्प्लॉय एक दिन में आए थे उतने ही एक दिन में चले भी जाएंगे।
50 के 50 ले जाएगा वो, क्योंकि आप जितना मर्जी अच्छे हो, अपना आपका व्यवहार जितना मर्जी अच्छा हो, जितनी मर्जी बढ़िया सैलरी देते हो, क्योंकि लेबर कॉन्ट्रैक्टर जो इन्फ्लुएंस रखता है वो आप कभी नहीं रख पाओगे। समझ में आया बेटा लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या चीज होती है? क्लियर कर दिया मैंने अच्छे से? ठीक है, 5 बातें हो गई। ओके ठीक है जी। एक और हेडिंग आती है बेटा, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। बेटा कई बार हम अनस्किल्ड स्टाफ, एक चीज और, लेबर कॉन्ट्रैक्टर से सिर्फ अनस्किल्ड स्टाफ आता है। कोई इंसान जो स्किल रखता होगा लेबर कॉन्ट्रैक्टर के कहने पे नहीं आएगा। ठीक है ना? अब बेटा मैं बात करता हूं रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय। बेटा एम्प्लॉय की रिकमेंडेशन पे भी कई बार हम स्टाफ रखते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय पे भी बेटा अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड स्टाफ ही आ सकता है। क्या होता है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय? लो समझाते हैं बेटा। कई बार हमारे दिमाग में भी होता है कि यार पैसा ना खर्चे, रिक्रूटमेंट भी करनी है, बाहर से स्टाफ भी चाहिए, पर पैसा नहीं खर्चना चाहते, तो हम क्या करते हैं, मान लो मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां हम अकाउंट्स बनवाते हैं, ठीक है जी, और अकाउंट्स बनाने वाले 10 लोग हैं हमारे पास, और अभी भी हमें 2 और चाहिए। तो हमने 10 लोगों को बुलाया, हमने कहा कोई एम्प्लॉय रेकमेंड कर दो, कोई तुम्हारा दोस्त यार हो, चाचा मामा का लड़का हो, कोई भी हो जो थोड़ी बहुत अकाउंटिंग जानते हो, कल से ले आओ। तो कई बार बेटा हम अपने एम्प्लॉय की रेकमेंडेशन पे स्टाफ रखते हैं, या मैंने नहीं कहा, मेरे 10 एम्प्लॉय में से किसी एक ने कह दिया कि एक दोस्त पूछ रहा था है क्या कोई पोस्ट वैकेंट, ले आऊं क्या कल से? मैंने कहा चल ले आइयो। तो कई बार बेटा हम अपने एम्प्लॉय की रेकमेंडेशन पे स्टाफ रखते हैं, ज्यादातर अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड स्टाफ आता है, बिना खर्चे के आ जाता है, 1 रुपया नहीं लगा, स्टाफ आ गया। बेटा ऐसे सोर्सेस से रिक्रूटमेंट करने का एक फायदा है, जो नया एम्प्लॉय आ रहा है उसका बैकग्राउंड आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि बेटा जैसे जो एम्प्लॉय बात कर रहे हैं ना उसकी कि मैं ले आऊं कल से, मैं पहले उससे बिठाऊंगा, बता भाई बंदा है कैसा, ईमानदार है, काम करने वाला है, काम करके देगा, डिग्री क्या है, ओरिजिनल है फर्जी है, क्योंकि इंडिया में डिग्री का कुछ नहीं है, कितनी घूमरी ऐसे ही आ जाएंगे। क्लियर है बेटा बात? समझ में आती है रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉय? पक्का से? चलो जी बढ़ाते हैं बात को आगे। बेटा फर्स्ट हेडिंग का नाम है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है जी बेटा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सबसे पहली बात अनस्किल्ड स्टाफ, सिर्फ और सिर्फ अनस्किल्ड स्टाफ। होती क्या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? बेटा आप फैक्ट्री गेट पर नोटिस लगा देते हो, इतना स्टाफ चाहिए, इतनी क्वालिफिकेशन के साथ चाहिए। और मैं आपको बता देता हूं ये सबने देखा है, आप जितने बैठे हो सबने देखा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एग्जांपल। कई बार ऐसा हुआ आपने किसी ना किसी दुकान पर विजिट किया, लेट्स सपोज गारमेंट्स लेने गए, और उस इंसान ने क्या कर रखा है, एक नोटिस बोर्ड सा बना रखा है अपनी दुकान के अंदर, उस पर लिखवा रखा है, या नोटिस बोर्ड छोड़ो बेटा, अपनी ही दुकान के शटर पे लिखवा रखा है एक प्रिंट आउट लगाकर, 12वीं पास एक सेल्समैन या सेल्स गर्ल्स की आवश्यकता है। कई बार आप देखते हो बेटा ऐसे है, ये कुछ और नहीं होता बेटा, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। और अगर मैं इसी चीज को और डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो इंडस्ट्रियल इलाके में लोग अपनी फैक्ट्री गेट पे चिपकवा देते हैं ये प्रिंट कि मुझे 5 स्टाफ चाहिए, मुझे 10 स्टाफ चाहिए, इस क्वालिफिकेशन के साथ चाहिए, ठीक है ना, 10वीं पास 12वीं पास, क्योंकि अनस्किल्ड है तो क्वालिफिकेशन 10वीं 12वीं से ज्यादा नहीं होती। ठीक है जी। अब बेटा इंसान कोई भी गुजर रहा हो, उसको जॉब की जरूरत हो, वहां पे अप्लाई करता है, कहीं ना कहीं बेटा फैक्ट्री गेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि बाहर ही बेटा वॉचमैन बैठा है, वॉचमैन को कहता है, कहीं ना कहीं बेटा वो मालिक को बुलाता है, वो आपसे बात करता है, हो गया था। देखो इंडिया में फॉर ऑलमोस्ट ऑल जॉब इंटरव्यूज ऑफ मेजर इंपॉर्टेंट, कोई भी नौकरी करनी हो, किसी भी पोस्ट पे करनी हो, इंटरव्यू की बहुत अहमियत है, ठीक है ना। अब ये जो इंसान आया जिसने देखा कि 12वीं पास एक व्यक्ति की जरूरत है और जाकर सीधा बात करी, कि जो मालिक बात करेगा ये इंटरव्यू ही ले रहा है। इंटरव्यू का ये मतलब नहीं होता कि लताड़ना है किसी को, लगता है लोगों को यार इंटरव्यू का मतलब क्या होता है कि सामने वाले की बेइज्जती करनी है। इंटरव्यू का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है फॉर्मल इन डेप्थ कन्वर्सेशन, फॉर्मली किसी से भी इन डेप्थ कन्वर्सेशन करना, डिटेल में कन्वर्सेशन करना। तो बस ये कन्वर्सेशन करेगा कि कहां रहता है, किस गांव में रहता है, आधार कार्ड है
क्योंकि केवाईसी तो रखेगा ही रखेगा भाई। एम्प्लॉयर आपको नौकरी देगा बिना केवाईसी के नहीं देगा। आधार कार्ड पैन कार्ड आपका रखेगा ही रखेगा संभाल के, कहीं पता लगे आप कुछ करके ऑर्गेनाइजेशन में नुकसान भाग गए तो। समझ में आ रही है बेटा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है? दूसरी बात, एक और बात सुन लो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में मोस्टली आपकी जॉब परमानेंट नहीं होती। या तो आप सीजनल वर्कर बन के काम कर रहे होते हो, या बेटा आप दिहाड़ी पे काम कर रहे होते हो। जैसे कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में वैकेंसी ज्यादातर कब निकलती है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। मान लो एक इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री लगी हुई है, क्रैकर्स बनाती है, पटाखे। न्यू ईयर सीजन, वेडिंग सीजन, दिवाली के आसपास क्या करेंगे? लगा देंगे फैक्ट्री गेट पे। 40 लोग चाहिए, क्या करेंगे? 4 महीने के बाद हटा देंगे। तो अनस्किल्ड एम्प्लॉय तो चाहिए चाहिए, लेकिन बेटा परमानेंट भी नहीं चाहिए। परमानेंट सैलरी पे नहीं रहोगे, 2-4 महीने के लिए हो, सीजनल वर्कर बन के रहोगे और जॉब जाएगी जाएगी। समझ में आता है बेटा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट? बेटा हर वर्ड को काम आराम से सुनना, क्योंकि देखो मैं जो जो भी बोल जाता हूँ, आधी बातें ऐसा हो सकता है कुछ कुछ बातें नोट्स में ना भी, फिर एमसीक्यू में काम बहुत आएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको ये बात, ठीक है? आज के लिए रखते इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।